गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम जिशान है एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। डाइस पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और 2 पार्ट हो चुका है डाइस का। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले वो 2 पार्ट देख लें और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सबसे पहले मैंने आपको केस 2 का ए पार्ट बताया, उसके बाद बी पार्ट कराया, सी कराया, देन केस 1 भी हम लोग कर चुके हैं, केस 3 भी कर चुके हैं। ओके, सो अब इस क्लास में एक लास्ट केस रह गया था ओपन डाइस और हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो केस 4 स्टार्ट करने से पहले एक प्रीवियस क्लास में एक डाउट था स्टूडेंट को, मैं उसको बता देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन था, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको, ये डाइस का पार्ट 2 जो था उसका क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फिगर 1 और फिगर 3 को मैंने जब देखा था तो दोनों में मुझे कॉमन दिखा था, 3 यहाँ भी था और 3 यहाँ भी था। तो मैंने क्लॉकवाइज घूमने वाला जो प्रोसीजर था उससे इस क्वेश्चन को कराया था आपको। ओके, तो आपको तो पता है कैसे करते हैं, लेकिन एक बच्चे को डाउट ये था कि अगर हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 को देखें तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हम लोग उस मेथड से कर सकते हैं? एक मेथड था नो कॉमन वाला जो मैंने आपको बताया है, क्या इस क्वेश्चन को उससे कर सकते हैं फिगर 1 और फिगर 2 को देख करके, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप ध्यान में रखिए इस बात को कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब मोर देन 2 फिगर गिवन हो अगर क्वेश्चन में, तो कभी भी हम लोग नो कॉमन वाला जो मेथड था वो यूज नहीं करते हैं। नो कॉमन वाला मेथड कभी भी यूज नहीं करते हैं। आपको हमेशा 1 कॉमन वाला या 2 कॉमन वाला यूज करना है, और उसमें भी आप सबसे पहले 1 कॉमन वाले से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 कॉमन वाला जो मेथड है वो सारे के सारे आंसर जो है वो श्योरली देता है। यहाँ पे कुछ भी 2 कॉमन वाले की तरह प्रोबेबिलिटी का केस नहीं आता है। ओके, तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं ओपन डाइस, जो लास्ट पार्ट रह गया है अपना। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वो पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा जो मैं पिछले 2 क्लास से लगातार याद करा रहा हूँ। टू अपोजिट सरफेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड दे कैन आल्सो नेवर हाइड टुगेदर। ये हमेशा आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट ओपन डाइस में भी काम आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओपन डाइस कुछ ऐसा होता है, मतलब जो डाइस आप देखते हो वो बंद किया हुआ होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं। आप काउंट करोगे यहाँ पे भी, ये हर तरीके के देखो मैंने बनाए हैं, ये सारे ओपन डाइस हैं, और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। कॉमन चीज ये होता है कि क्योंकि डाइस में जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो डाइस को जब आप खोलोगे तो फेस 6 ही आएंगे। आप देख लो, सपोज मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 4 5 6, देखा आपने, ये 6 फेस ही आए। अब यहाँ भी अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 फेसेस ही हैं। आपने उनको बस खोल दिया है। जो डाइस आपका बंद था, क्यूब के शेप में था, आपने उसे खोल दिया है। सपोज मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स अगर लिखता हूँ A B C D E F, यहाँ भी 6 फेसेस है। तो ये ओपन डाइस है, ये कुछ ऐसा दिखता है, और भी कई तरीके से दिख सकता है। जब मैं आगे क्वेश्चन लूंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना, अपने को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने आना चाहिए डाइस में? अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि कैसे फाइंड करेंगे अपोजिट सरफेस डाइस में। ओके, तो जितने भी अल्टरनेट सरफेस होते हैं वो अपोजिट सरफेस होते हैं। ओके, ये कीवर्ड है, जितने भी अल्टरनेट सरफेस जो होते हैं डाइस में वो क्या होते हैं? ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस क्या होते हैं? अपोजिट सरफेस होते हैं। ओके, तो बस ध्यान ये रखना है कि आप जब अल्टरनेट सरफेस निकाल रहे होंगे तो आप केवल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेंगे, या तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आप कभी भी डायगनली ट्रैवल नहीं करेंगे, डायगनली ट्रैवल करना गलत होगा। ओके, सो आपको हमेशा स्ट्रेट पाथ में
ट्रैवल करना है। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये आपके सामने मैंने जो 3 ओपन डाइस बना रखे हैं, मैं उसके अपोजिट सरफेस आपको बताता हूँ। चलो सपोज ये फर्स्ट डाइस है, अगर मैं इसको फर्स्ट डाइस बोलता हूँ और मैं इसका अपोजिट सरफेस बताता हूँ, तो मैंने देखा ये 1 है और यहाँ से मैं अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करूँ तो 2 को छोड़ करके 3 जो होगा वो अल्टरनेट सरफेस होगा। तो 1 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? 3 होगा। सिमिलरली अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ तो 5 और फिर 3 को छोड़ना होगा क्योंकि अल्टरनेट सरफेस लेना है, और फिर उसके बाद आता है 6 और मैंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का अपोजिट सरफेस 6 हो गया। तो रिमेनिंग जो बचे वो आपस में अल्टरनेटिंग अपोजिट सरफेस होंगे। ओके, तो रिमेनिंग क्या क्या रह गया? 2 बच गया और 4 बच गया। सो 2 और 4 क्या होंगे? अपोजिट सरफेसेस होंगे। इस तरह से आपने ओपन डाइस के अपोजिट सरफेस फाइंड आउट कर लिए। सपोज ये अगर अपना दूसरा डाइस है और इसका अपोजिट सरफेस निकालना है तो आप ट्राई करो खुद से। अब मैं अगर 1 से स्टार्ट करता हूं तो मुझे अल्टरनेट सरफेस लेना है और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना है। तो 1 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 1 का अल्टरनेट क्या है? 3 है और मैंने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 4 का लिखना चाहूँ तो एक छोड़ करके दूसरा वाला मतलब कि 5 और मैंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? 5 होगा। और सिमिलरली अगर मैं 2 का लिखना चाहूँ तो 2 के लिए एक 5 को छोड़ूंगा मैं और फिर 6 को लूंगा और स्ट्रेट लाइन में आया हूँ, कोई इशू नहीं है। तो 2 का अपोजिट सरफेस 6 होगा। तो इस तरह से मैंने पहले वाले डाइस का दूसरे वाले डाइस का अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करके आपको बताया। चलो मैं सपोज इसे थर्ड डाइस बोलता हूँ और इसके अपोजिट सरफेस हम लोग निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा तो आप ए पे जाओगे। अब ए से आप इधर तो नहीं आ सकते क्योंकि ये सीधा पाथ नहीं होगा, आप नीचे आ सकते हो। ओके, सो मैं ए से नीचे आया तो बी को मैंने छोड़ा क्योंकि अल्टरनेट लेना है, तो सी आया और ए का अपोजिट सरफेस सी होगा। सिमिलरली अगर मैं डी का देखूं तो मुझे सीधे पाथ में ट्रेवल करना है तो बी के छोड़ करके ई जो होगा वो इसका अपोजिट सरफेस होगा। और सिमिलरली अब मैं अगर बी को देखूं तो बी के बाद ई को छोड़ना होगा मुझे, तो एफ आएगा और बी का अपोजिट सरफेस क्या होगा? एफ होगा। सो आप होपफुली समझ गए होंगे कि अपोजिट सरफेस कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी अल्टरनेट सरफेसेस होंगे वो अपोजिट सरफेस होंगे। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्ट्रेट पाथ में चलना है, या तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या टॉप टू डाउन, या डाउन टू टॉप। ओके, आपको बस ये ध्यान रखना है। ये एरो मैंने बना रखे हैं, आपको जो पाथ फॉलो करना है बहुत ही सिंपल है, ये आप इजिली निकाल सकते हो। चलिए अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपके लिए, आसान होगा ये। ओके, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सपोज मुझे इसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन आपने पहले ऐसा भी देखा हुआ है बट इस बार बस ओपन डाइस में आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फिगर ऑफ द डाइस एज शोन इन फिग 1। ओके, तो आप के सामने अगर ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द अपोजिट सरफेसेस। अपोजिट सरफेस फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। तो चलो मैं 4 से स्टार्ट करता हूं। तो मैंने 4 लिखा और 4 से मुझे स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करना है तो मैं नीचे आया, 6 को मैंने छोड़ा और 1 लिखा। तो 4 और 1 क्या हुए? अपोजिट सरफेस हुए। ठीक उसी तरह से मैंने 6 को लिया और एक पाथ छोड़ करके मैं नीचे आया, तो 1 को मैंने छोड़ा, 2 आया, तो 6 और 2 क्या हुआ? अपोजिट सरफेस हुआ। अब जो बाकी के 2 बचे वो स्ट्रेट पाथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2 बचे वो आपस में अपोजिट सरफेस ही होंगे, ये फिक्स है। ओके, तो आपने 4 जब निकाल लिए तो रिमेनिंग जो 2 बचा वो कहीं भी हो, स्ट्रेट हो या डायगोनल पे हो या एक साथ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप तो सीधा ये जान लो कि वो अपोजिट ही होंगे। तो क्या बच गया? 3 बच गया और 5 बच गया। ओके, सो ये आपने सारे अपोजिट सरफेसेस फाइंड कर लिए। ओके, अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता हूं क्योंकि मुझे टिक करना है। और ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है जो मैंने नोट कराया हुआ है कि डाइस का कोई भी 2 हिस्सा
कोई भी दो अपोजिट हिस्सा ना तो एक साथ दिख सकता है और ना ही छिप सकता है। टू अपोजिट सरफेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड दे कैन आल्सो नॉट हाइड टुगेदर। ओके, चलो मैं ऑप्शन ए पे जाता हूँ 1 4 6, बट मैं देख पा रहा हूँ कि 1 और 4 जो है अपोजिट सरफेस है। 1 और 4 जो है अपोजिट सरफेस है, तो 1 4 अपोजिट सरफेस है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकता। अब मैंने बी वाले को देखा 2 6 5, और 2 6 5 को अगर मैं देखूं तो मुझे पता चला कि 2 और 6 अपोजिट सरफेस हैं और दोनों एक साथ आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। मैंने ऑप्शन सी को देखा 3 5 1, बट 3 और 5 दोनों अपोजिट सरफेस हैं और यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए हैं, बट दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत। अब डी बचा है तो सही ही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 6 3, 4 6 3, इनमें से कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं है। ओके, सो ये ऑप्शन सही है। कोई दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं रहे और दिख भी नहीं रहे। ये ऑप्शन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए ये सही है। तो ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट आप जब एग्जाम में होगे विद प्रॉपर प्रैक्टिस, ये 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, ये आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये देखो वेरी सिमिलर, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस नंबर्स की जगह यहाँ पे सिंबल आ गए हैं। @ कॉपीराइट, परसेंटेज, हैश, डॉलर, ट्रायंगल, ये सारे सिंबल्स हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट वही है, अल्टरनेट सरफेस जो होंगे वो अपोजिट होंगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अगर अपोजिट सरफेस निकालने जाऊं, @ से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो @ का अपोजिट सरफेस क्या होगा? मैं एक को छोड़ूंगा दूसरे को ले लूंगा, तो मैंने लिया, ये परसेंटेज हो गया इसका अपोजिट सरफेस। सिमिलरली हैश का अगर मैं देखूं तो हैश का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट वाला होगा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना है, तो मैंने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया, डॉलर को छोड़ा और ट्रायंगल को ले लिया, तो ये हो गया। अब जो रिमेनिंग होंगे वो तो अपोजिट ही होंगे, ये आपको पता है। तो कौन कौन सा बच गया? कॉपीराइट का सिंबल बच गया, और एक और सिंबल जो बचा है वो है @ हो गया, कॉपीराइट, परसेंटेज एंड हैश, डॉलर बच गया। ओके, सो ये आपने अपोजिट सरफेस फाइंड कर लिए। अब अपोजिट सरफेस जैसी आपके सामने आ जाता है, आपको वो जो नोट मैंने करा रखा है उसको बस ध्यान में रखना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ओके, अब आप कर लो खुद से भी, मैं भी बता देता हूं। अब मैं पहले ऑप्शन में गया @ परसेंटेज हैश। ओके, तो @ और परसेंटेज मुझे एक साथ दिख गए, बट दोनों अपोजिट सरफेस हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत है। मैं बी पे गया, कॉपीराइट, डॉलर, ट्रायंगल, बट कॉपीराइट और डॉलर तो क्या है, दोनों क्या है, ये अपोजिट सरफेस हैं, दोनों अपोजिट सरफेस हैं तो एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए गलत है। ओके, @ हैश डॉलर, @ हैश और डॉलर। ओके, ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख रहा है और ना ही एक साथ छिप रहा है, सबका एक एक पेयर है। ओके, तो @ हैश डॉलर, @ हैश डॉलर, कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं है, सो ये ऑप्शन सही है। डी देखते हैं, हैश कॉपीराइट ट्रायंगल, हैश कॉपीराइट ट्रायंगल, बट हैश और ट्रायंगल जो है, हैश और ट्रायंगल जो है वो अपोजिट सरफेस है और एक साथ आ गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आप फील कर पा रहे होगे कितना इजीली आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बस आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस फिर डाइस के क्वेश्चन या पूरा रीजनिंग ही बहुत ही आसानी से और जल्दी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, ये भी ओपन डाइस का ही एग्जांपल है क्योंकि 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, विच सरफेस इज अपोजिट टू ए इन द अबव फिगर। आप इसको सॉल्व करिए। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं अगर बी से। ओके, तो बी से मैं सीधा ट्रैवल किया और मैं पहुंचा डी तक, तो बी का अपोजिट सरफेस क्या हुआ, डी हो गया। ओके, और यहाँ पे कुछ बना सकते हैं क्या हम लोग? ए का अगर देखना चाहें अपोजिट सरफेस तो ए के बाद सी है और फिर ब्लैंक है, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है,
ई का भी सिमिलर केस है, ई के बाद डी है, फिर इधर ब्लैंक है, नहीं पता चल पा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच सरफेस इज अपोजिट टू ए इन द अबव फिगर। अब बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको सीखिए। अगर मैं सी का अपोजिट सरफेस निकालना चाहता हूं, सपोज ओके ये सी है, मैं इसका अपोजिट सरफेस निकालना चाहता हूं, तो आपको एक बात ये पता है कि सी का अपोजिट सरफेस जब निकालते हैं, किसी का भी अपोजिट सरफेस अगर जब निकालते हैं तो अल्टरनेट वाला जो होता है वो अपोजिट होता है। मींस जो पास में होता है, जैसे सी के पास में बी है, इसके बाद कुछ और होता तो वो अपोजिट सरफेस होता। और जैसे नीचे जाएंगे तो सी के पास में डी है और डी को छोड़ करके दूसरा जो होता है वो अपोजिट सरफेस होता। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड जाते तो सी के बाद ए तो नहीं होता, ए के बाद अगर यहाँ पे कोई बॉक्स होता, यहाँ पे कोई बॉक्स होता तो वो अपोजिट सरफेस कहलाता। ओके तो मुझे ये श्योर है कि सी से जो एकदम सटा हुआ है वो कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ए या बी या डी ये अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते। सी के अपोजिट सरफेस ये तीनों नहीं हो सकते। तो सी के अपोजिट सरफेस क्या हो सकते हैं? सी के अपोजिट सरफेस ई हो सकते हैं और सी का अपोजिट सरफेस एफ हो सकता है। ये दो अपोजिट सरफेस हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में से मुझे है ना पता करना है कि कौन सा अपोजिट सरफेस है। ओके तो मैं ध्यान से देखूं अगर, तो सी और ई यहाँ पे कनेक्टेड है, सी और ई यहाँ पे कनेक्टेड है, और कभी भी अगर कोई अपोजिट सरफेस है तो वो कनेक्टेड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठकर अभी पढ़ाई कर रहे हो उसका छत कभी भी उसके फ्लोर से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट सरफेस हैं और दो अपोजिट सरफेस डायगोनली भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप जहां बैठे हो अगर वहां का छत का फ्लोर जो है वो और जो टॉप जो है वो अगर कनेक्ट हो जाए, अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा? फिर शायद आप जिंदा नहीं बचोगे। मीन्स कि कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता है। करेक्ट। सो ऊपर नीचे कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पता चल गया कि ई जो है वो नहीं हो सकता। तो क्या बचा? तो मुझे ये पता चल गया कि सी का अपोजिट सरफेस क्या है? एफ है। ओके और बी का डी है, ये मुझे पता चल चुका था। सी का एफ पता चल गया, तो चार तो आ गए। तो अब जो दो बचे वो आपस में अपोजिट सरफेस ही होंगे। और दो क्या क्या बचे? एक ए बचा, बी सी डी हो गया है, ई बचा हुआ है। तो एक अपोजिट सरफेस क्या होगा? ई होगा। ओके तो आपने निकाल लिया, सारे अपोजिट सरफेस वाले जो पेयर थे वो आपने निकाल लिए। एक बी का अपोजिट सरफेस डी होगा, निकाल लिया। ए का अपोजिट सरफेस ई और सी का अपोजिट सरफेस एफ। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था ये और कंसेप्चुअल था, आप इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके सो क्वेश्चन ये था अपोजिट सरफेस टू ए निकालना था। तो एज वी कैन सी वी हैव फाउंड अपोजिट सरफेस ऑफ ए इज ई। करेक्ट। सो आई हैव टिक द ऑप्शन सी। ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है नए वैरायटी का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 के बाजू में या 2 के बाजू में सब ब्लैंक दिख रहा है, तो ये गलती से नहीं छूटा है, ये क्वेश्चन ही ऐसे आया था। आप इसको ऐसे समझे कि ये ब्लैंक सरफेस है, 1 और 2 दोनों के लेफ्ट राइट में जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं? ब्लैंक है। ओके और आपसे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो चलिए अगर मैं फाइंड करूं अपोजिट सरफेस यहाँ पे, तो मुझे पता है कि ये ब्लैंक सरफेस जो है, ये ब्लैंक सरफेस जो है वो इस ब्लैंक सरफेस का अपोजिट है। ओके और ये ब्लैंक सरफेस जो है वो इस ब्लैंक सरफेस का अपोजिट है, ये आपको पता है। ओके तो अगर ये चारों ब्लैंक सरफेसेस अपोजिट मतलब मैंने निकाल लिया अगर, तो जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है? वो आपस में अपोजिट होता है। ओके सो 1 और 2 जो है वो क्या है? अपोजिट सरफेस है। ये आपको पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि ये जो गोला मैंने बनाया, ये वाला ब्लैंक सरफेस और ये वाला ब्लैंक सरफेस अपोजिट है, और ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, ये वाला ब्लैंक सरफेस और ये जो ट्रायंगल बनाया, ये ब्लैंक सरफेस दोनों अपोजिट है। तो जो रिमेनिंग होंगे वो अपोजिट ही होते हैं, ये हमें पता है। सो 1 और 2 क्या हो गए? अपोजिट सरफेस हो गए। ओके सो अब चलते हैं हम एलिमिनेशन की तरफ।
मैंने पहले ऑप्शन को देखा तो 1 और 2 मुझे एक साथ दिखा, बट मुझे पता है कि दोनों अपोजिट सरफेस हैं और एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए 1 नहीं होगा। मैंने 2 को देखा, इसमें भी 1 और 2 एक साथ दिख रहे हैं और मुझे पता है कि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए 2 भी नहीं होगा। मैंने 3 को देखा और जब मैंने 3 को देखा तो 1 मुझे दिखाई दिया, ओके, और ब्लैंक सरफेसेस दिखाई दिए। तो ये तो हो सकता है क्योंकि ना तो एक साथ अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिख रहे हैं और ना ही छिप रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक दिखा और वो क्या दिखा, 1 दिखा। सपोज यहाँ 2 भी दिख जाता तो ये ऑप्शन गलत होता, और सपोज यहाँ 1 और 2 दोनों नहीं होते तब भी ये ऑप्शन गलत होता। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, सो आप 4 ऑप्शन को ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन में वही हुआ है, 1 और 2 दोनों एक साथ छिप गए हैं। अब क्योंकि दोनों एक साथ छिप गए हैं और अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत है, ये 4 भी गलत है। अच्छा, ऑप्शंस तो नीचे हैं, ए ओनली 3, बी ओनली 4, सी ओनली 3 एंड 4 एंड डी ऑल। तो मैंने देखा कि सिर्फ 3 वाला ही सही है, तो ऑप्शन ए ओनली 3 इज करेक्ट। ओके, तो मैंने ए को टिक किया और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निकालना है, तो अपोजिट सरफेस निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये सी के जो लेफ्ट में सरफेस है ये, और सी के जो राइट में सरफेस है ये दोनों क्या है, जो मैंने दोनों सर्कल बना दिए, ये क्या है, दोनों अपोजिट सरफेस है। ओके, और ए के अपोजिट में, ये सपोज मैं यहाँ ट्रायंगल बनाता हूं, तो ए के अपोजिट में कौन सा सरफेस है, ये ब्लैंक सरफेस है जिसपे मैंने ट्रायंगल बना दिया है। ओके, और ये दोनों ब्लैंक सरफेस मतलब जिसपे मैंने सर्कल बनाया और ये वाला जिसपे मैंने सर्कल बनाया, दोनों ब्लैंक सरफेस आपस में क्या है, अपोजिट सरफेस है। तो जो रिमेनिंग होगा वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट सरफेस होंगे। तो रिमेनिंग क्या क्या है, रिमेनिंग बी और सी है। सो वी कैन से कि बी और सी जो है वो अपोजिट सरफेस होंगे। ओके, सो अब मुझे ये पता चल गया अपोजिट सरफेसेस। अब मैं जाता हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ, और मैंने देखा पहले को ए बी सी, बट वी नो कि बी और सी क्या है, अपोजिट सरफेस है, इसलिए 1 गलत है। 2 को मैंने देखा, अगेन बी सी और एक ब्लैंक सरफेस है, बट बी और सी क्या है, अपोजिट सरफेसेस हैं, इसलिए ये गलत होगा। और मैंने तीसरे को देखा, तो तीसरे में मुझे सिर्फ और सिर्फ ए दिखाई दे रहा है, और बी और सी जो है वो दोनों छिपा हुआ है, और दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। ओके, बट यहाँ पे बी और सी दोनों नहीं है, मीन्स अपोजिट सरफेस एक साथ छिप गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब मैं 4th को देखता हूँ, तो अपोजिट सरफेस जो बी और सी जो है उनमें से सिर्फ एक है और बाकी दोनों ब्लैंक है, तो ये सही है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी ब्लैंक सरफेस है और ये भी ब्लैंक सरफेस है, दोनों ब्लैंक सरफेस एक साथ कैसे आ गए, तो मेरे दोस्त आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में 3 ब्लैंक सरफेसेस हैं, तो अगर ये दोनों ब्लैंक सरफेस अगर आए हैं तो हो सकता है कि एक ब्लैंक सरफेस ये सर्कल वाला हो और एक ब्लैंक सरफेस ये ट्रायंगल वाला हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। दोनों सर्कल वाले ब्लैंक सरफेस एक साथ नहीं आ सकते थे, अगर दोनों सर्कल वाले ब्लैंक सरफेस एक साथ आएंगे तो गलत होगा, बट आप सिर्फ ब्लैंक सरफेस को देख करके ये नहीं बोल सकते कि ये सर्कल वाला है, ट्रायंगल वाला है। ओके, सो 4 ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सही कर सकते हो। ओके, तो 4 को मैंने टिक किया। अब मैं ऑप्शंस में गया, ए बी सी डी, ए इज ओनली 3, बी इज ओनली 4। ओके, सो ओनली 4 इज करेक्ट, सो मैंने बी को टिक किया और मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है इसके थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं पहले आपको इसका थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पे भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा कुछ डायग्राम आए, एंड पे कुछ भी हो सकता है, इन्होंने अभी ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज और भी कोई शेप दे देते, ओके, तो कुछ भी शेप हो सकता है, ऐसा कुछ भी आता है, तो आप पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप सीख चुके हो उससे चलो। तो मैं अपोजिट सरफेस अगर निकालता हूं ए का,
तो ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा, मैंने सी को छोड़ा तो ई आया, तो ए और ई क्या हो गए, अपोजिट सरफेस हो गए। सिमिलरली मैं अगर बी को देखता हूं तो बी को मैंने लिया और फिर एक छोड़ करके दूसरा लेना है स्ट्रेट पाथ में, तो डी, बी और डी क्या हुआ, अपोजिट सरफेस हुआ। अब बच गया सी, और सी का अपोजिट सरफेस क्या होगा, तो सी का अपोजिट सरफेस निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा समझने वाले पोर्शन में। बाकी क्वेश्चन करते टाइम तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है, बट अभी आप मतलब समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करो। सपोज ये जो डाइस है ना, ये ओपन डाइस जो है, ये आपके सामने से जो दिख रहा है, आपको इसे फोल्ड करना पड़ेगा डाइस बनाने के लिए। और ये जो डाइस आपको दिख रहा है, ऊपर में 1 लिखा हुआ है ACD, बट इसके पीछे वाला जो पेपर है ना, वो कैसा है, वो ब्लैंक पेपर है, उसके पीछे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप डाइस को ऊपर की तरफ मोड़ोगे, सपोज आप ऐसे मोड़ते हो, 1 को उठा करके सपोज ऐसे मोड़ते हो, तो क्या होगा, नीचे जो प्लेन पेपर है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो ऊपर आ जाएगा, और मतलब डाइस ही नहीं रहेगा, फिर ये ब्लैंक पेपर हो जाएगा, ब्लैंक क्यूब हो जाएगा। ओके, तो आपको दिखे जो लिखा हुआ है वो दिखे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए डाइस को आपको पीछे की तरफ मोड़ना होगा, तभी आपको डाइस दिखेगा। आपको पीछे की तरफ, इस 1 को ऐसे पीछे की तरफ, इस 2 को ऐसे पीछे की तरफ, इस 3 को ऐसे पीछे की तरफ, इस 4 को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ना होगा। और पीछे मुड़ने के बाद ये पीछे जा करके ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और कुछ ऐसा शेप बनेगा। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और यहाँ ये ट्रायंगल, ये चारों जो ट्रायंगल थे, 1 2 3 4 ट्रायंगल थे, ये चारों ट्रायंगल यहाँ पे मिल गए हैं, और सी के अपोजिट में यही शेप होगा जो इन चारों के मिलने से बनेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना है, बट जरूरी नहीं है कि आप इमेजिन ही करो, ये मुझे समझाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अभी बताऊंगा, इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, आप तुरंत पिक कर लोगे। ओके, तो अब देखो इसे ध्यान से कि जब आपने इसे मोड़ा, तो सपोज मोड़ने के बाद 1 2 3 4 है। ओके, तो अब आपको ध्यान ये रखना है दोस्त कि 1 2 3 4, ये 1, सपोज 1 2 3 4 अगर मुझे फिलअप करना है इस शेप में, तो मैं 1 को तो कहीं भी रख सकता हूँ, 1 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, 1 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, 1 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, और 1 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। ओके, तो 1 को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक बार अगर 1 को रख दिया तो 2 3 4 का पोजीशन फिक्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो 1 2 3 4। सिमिलरली मैं क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मैं 1 से 2 जाता हूं तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। 1 से 2 जाने के लिए क्लॉकवाइज, अगेन 2 से 3 जाने के लिए क्लॉकवाइज, अगेन 3 से 4 जाने के लिए क्लॉकवाइज, अगेन 4 से 1 जाने के लिए क्लॉकवाइज, तो मुझे क्लॉकवाइज ही जाना पड़ रहा है। सो सिमिलरली यहाँ भी 1 है, तो अब मैं क्लॉकवाइज में 2 3 4, और इस 1 के भी 2 3 4। ओके, सो ये पीछे में ऐसा शेप बनेगा, है ना, तो वो ऐसा होगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जब पीछे में जाके ऐसे तो बन गया, ओके, और इसके ऊपर में क्या होगा, इसके ऊपर में सी होगा, इसके ऊपर में सी होगा, ये ऐसे डाइस है, और डाइस के ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, सी होगा, इसके टॉप व्यू में सी होगा और नीचे में ये होगा। तो जब आप इसको देखोगे ना, देखने के लिए पलटना होगा आपको, और जब इसको पलटोगे तो 1 और 3 तो यहीं रहेंगे, बट 4 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। ओके, इस केस की अगर मैं बात करूं तो 4 और 2 तो यहीं रहेंगे, बट 1 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज ये है कि जो क्लॉकवाइज वाला मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे 1 से 2 3 4 जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा था, बट जब ये पलट गया, मतलब देखने के लिए जब आपने घुमाया इसको तो ये पलट गया, तो अब ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करने की जरूरत थी, बट अगर इमेजिन नहीं भी हो पाया है तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बस याद ये रखना है कि जो क्वेश्चन में क्लॉकवाइज है वो ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऑप्शन में क्लॉकवाइज वाला सही होता।
बस आपको ये याद रखना है। वो कैसे हो रहा है वो भी मैंने बता दिया है आपको। आप कोशिश करो समझने की। आसानी है, बहुत टफ नहीं है, इजी है। लेकिन अगर समझ नहीं भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको बस छोटी सी चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में जो क्लॉकवाइज है ऑप्शन में, उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो सही होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने पीछे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया इस टाइप के क्वेश्चन को, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो मैं इसका अपोजिट सरफेस निकालता हूं अगर, तो आप ध्यान से देखो, ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा? ए का अपोजिट सरफेस ई होगा, और सिमिलरली बी का अपोजिट सरफेस क्या होगा? डी होगा। अब मुझे सी का अपोजिट सरफेस निकालना है, तो वो मुझे पता है कि वो कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा, ऐसा कुछ बॉक्स बनेगा और जिसमें ये सब नंबर आएंगे। ओके, ये सब नंबर कैसे आएंगे? क्वेश्चन में कैसे हैं? 1 से 2 में गया क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 3 से 4 क्लॉकवाइज। सो आई कैन से कि क्वेश्चन में कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होगा। ओके, ये मुझे पता है। ओके, अब मैं प्रोसीड करता हूं। तो ए ई, अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता हूं। ओके, तो मैंने देखा कि ए ई बी डी सी और ये अपोजिट सरफेस है। ओके, ये मैं निकाल चुका हूं। अब मैंने ऑप्शन ए को देखा, तो ए सी और ये कंबाइन होके जो बना था वो है। ओके, बट मुझे पता है कि सी और ये जो कंबाइन होके बना है वो दोनों क्या है? अपोजिट सरफेस है, और दोनों एक साथ नहीं आ सकता। बट यहाँ पे देखो सी और ये जो कंबाइन होके बना है दोनों एक साथ आ गया है, विच इज नॉट पॉसिबल एज opposite surface of a dice can never be seen together and they can also not hide together। ये बिल्कुल आपके है ना, एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए। दिमाग में, दिल में भी कोई और है, उसको बाहर निकाल करके आप इसको बसा लीजिए। डाइस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं। ए बी और ये, ओके, सो ए है, बी है और ये कंबाइन होके जो बना है वो, तो इनमें से कोई भी मतलब वो केस तो नहीं हो रहा है कि अपोजिट सरफेस आ गया। ओके, तो अपोजिट सरफेस वाला कॉन्सेप्ट से तो ये निकल गया। आगे अब फर्दर चेक करना है, फर्दर ये चेक करना है कि ये ए के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन में देखिए क्या जुड़ा हुआ है? ए के साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अगर ए के साथ 1 जुड़ा होता तभी ये ऑप्शन सही होता, बट ए के साथ 4 जुड़ा हुआ है। ओके, और बी के साथ 1 जुड़ा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में बी के साथ 4 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ओके, आपको अभी ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा कि ये क्या नई नई चीजें आ रही हैं, बट आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये सब बिल्कुल मतलब बच्चों वाली चीजें हैं, बहुत ही आसानी से कर पाओगे आप। चलो ऑप्शन सी को मैं देखता हूँ, ए डी और ये जो कंबाइन होके बना है फिगर। ओके, तो मैंने ए को देखा, डी को देखा और कंबाइन होके देखा। ओके, तो ये अपोजिट सरफेस वाला कॉन्सेप्ट तो इसका सही है। कोई भी ना तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रहा है और ना ही छिप रहा है। ओके, अब मैं देखता हूं कि डी से क्या जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में। तो डी से क्वेश्चन में 2 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। और ए से क्या जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में? ए से 1 जुड़ा हुआ है। यहां तक तो ये पास हो गया। अब अपने को क्या चेक करना है? रोटेशन चेक करना है। और रोटेशन चेक करने के लिए क्वेश्चन में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने में क्लॉकवाइज घूम रहे थे। ऑप्शन देखते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बट मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है डायरेक्शन, उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, वही सही होगा। तो ये गलत हो गया। ओके, अब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। ओके, सो डी और ई और ये जो कंबाइन होके बना था, डी ई और ये जो कंबाइन होके बना था, इनमें से कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं है। ओके, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब जो क्राइटेरिया है वो चेक करना है कि किससे जुड़ा हुआ था और एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था। तो मैंने देखा डी से 2 जुड़ा है, क्वेश्चन में भी डी से 2 जुड़ा था। ई से 3 जुड़ा है, क्वेश्चन में भी ई से 3 जुड़ा था। अब रोटेशन चेक करना है, क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने में, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज है और क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, मैं आपको हर एक ऑप्शन मैंने क्यों एलिमिनेट किया वो
रीजन देता हूं उसका, आप उसे ध्यान से सुनिए, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और तभी आप क्वेश्चंस बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। विद टाइम स्पीड अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोगों ने पहले किया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये, बट यहाँ पे फर्क बस इतना है कि वहां ट्रायंगल बना हुआ था और यहाँ आधे में स्क्वायर टाइप का शेप कुछ बना हुआ है। ओके, सो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट सरफेस निकालने हैं। तो मैं अगर अपोजिट सरफेस निकालता हूं तो मैं डी का लिखता हूं, तो डी का अपोजिट सरफेस क्या होगा, ई होगा। ओके, और ए का अपोजिट सरफेस क्या होगा, सी होगा। अब जो बच गया वो क्या है, बी है, और बी का अपोजिट सरफेस जो होगा वो इन चारों के 1 2 3 4 जो आधा आधा है इस शेप का, इन चारों से मिल करके एक शेप बना होगा और वो आएगा अपोजिट सरफेस इसका। तो वो शेप कुछ ऐसा होगा, ये मान लो सपोज 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बस मैंने ऐसे बना दिया है। ओके, सो बस आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये मुझे पता चल गया अपोजिट सरफेसेस। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ गया तो ए डी और ये, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो ऑप्शन ए इसलिए एलिमिनेट हो गया कि जो कंबाइन होके ये जो सरफेस बन रहा है ये वाला, ये तो ट्रायंगल जब होता तब ऐसा बनता है, बट यहाँ पे देखो ये आधा आधा मतलब आधे एरिया में स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोल लो आप इसको, उस शेप का है, स्क्वायर ही बोलो, आधा आधा स्क्वायर शेप का है, तो ये मिल करके तो कुछ ऐसा बॉक्स बनाएगा। ओके, कुछ ऐसा बॉक्स बनाएगा, ऐसा होना चाहिए इसको, ना कि ट्रायंगल के शेप का, ये कुछ ऐसा बनाएगा। और जब ऐसा बनाएगा तो ये तो ट्रायंगल जैसा कुछ बना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का बना हुआ था, तो ये वैसे ही गलत हो गया और सिमिलरली इसी शेप की वजह से मैंने बी को भी रिजेक्ट कर दिया। अब मैं सी की तरफ गया, हाँ सी में देखो बिल्कुल शेप ऐसा ही बना है जैसा होना चाहिए था, तो मैंने सी को देखा, तो जब मैंने सी को देखा तो ए ई और ये वाला शेप, ओके, सो ए ई और ये वाला शेप। अब मुझे चेक ये करना है कि क्वेश्चन में जो रोटेशन है कैसा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब मैं जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, और यहाँ पे जब जा रहा हूं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ओके, अब चलो ऑप्शन डी को देखते हैं ये क्यों गलत है। ए डी और वो जो शेप जो बना था, तो ए डी और ये जो शेप बना था, ओके, मतलब अपोजिट सरफेस वाला क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है, ना तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ आए हैं और ना ही छिपे हैं। अब इस ऑप्शन की तरफ आते हैं तो 1 2 3 4, अब क्वेश्चन में भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था और यहाँ पे भी इनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो आज का क्लास यहीं तक और आपका डाइस चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने हर वैरायटी कवर किया है डाइस चैप्टर का। आप किसी भी बुक से, कहीं भी, कोई भी टेस्ट सीरीज से आप क्वेश्चन पिक करो और सॉल्व करो, आपको नया क्वेश्चन मेरी गारंटी है नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा डाइस में कुछ भी नहीं है। ओके, सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम आने पे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।